नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट जारी है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में शुक्रवार को भी धुंध छाई रही। वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर है। शुक्रवार को दिल्ली में AQI 472 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल चाहे तो इन बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल ने भी शनिवार से प्राइमरी तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली NCR समेत उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ा हुआ प्रदूषण अब राजस्थान के शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के सबसे प्रदूषित क्षेत्र भिवाड़ी में AQI का स्तर 430 के पार हो गया, जबकि राजधानी जयपुर में AQI का स्तर 265 को पार कर गया। प्रदूषण के कारण जयपुर में सुबह से ही कम विजिबिलिटी बनी रही। उधर 3 दिनों से श्रीगंगानगर स्मॉग के साए में है। दरअसल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में धान की फसल निकालने के बाद बची हुई पराली को जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में धुआं और कोहरे के मिश्रण से बना स्मॉग श्रीगंगानगर के आसपास देखा जा रहा है। चिकित्सकों ने स्मॉग से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करने को भी कहा है। पिछहत्तर आर्म्ड रेजिमेंट ने राष्ट्र सेवा में शुक्रवार को अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर 75 आर्म्ड रेजिमेंट ने 50 वर्षों को याद करते हुए स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत रेजिमेंट मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा से की गई, जिसमें रेजिमेंट के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सेना डाक सेवा कोर द्वारा स्पेशल डे कवर रिलीज किया गया है। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक यादगार बाइक रैली का आयोजन लोंगेवाला से जैसलमेर तक किया गया। रेजिमेंट की स्थापना 12 मार्च 1972 को लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह के नेतृत्व में सकना, पाकिस्तान में हुई थी। रेजिमेंट भारतीय सेना की केवल एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जिसे पाकिस्तान की कब्जा की हुई जमीन पर स्थापित किया गया है। रेजिमेंट ने हर एक सैनिक ऑपरेशन में अपना उम्दा प्रदर्शन का लोहा मनवाया तथा असाधारण ख्याति प्राप्त करते हुए रेजिमेंट ने 2 वीर चक्र और 3 सेना मेडल प्राप्त किए, जो रेजिमेंट के सैनिकों के साहस और वीरता का प्रमाण है। देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में रेजिमेंट ने बहुत अधिक योगदान दिया। जयपुर के कानोता बांध को प्रशासन ने जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया है। जल संरचनाओं के रखरखाव को लेकर शासन और प्रशासन की चिंताएं कहीं गायब दिखती हैं। पिछले कई महीनों से कानोता बांध में बिछी खरपतवार जलकुंभी ने बांध की सांसें बंद कर दी हैं। इसका नतीजा ये है कि बांध में हर रोज औसतन 6 से 7 टन मछलियां दम तोड़ रही हैं। जलकुंभी के कारण ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जीव जंतु बांध में लगातार दम तोड़ रहे हैं। मछली पालन से जुड़े लगभग 500 से ज्यादा लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ये खरपतवार इतनी भयानक और तेज रफ्तार वाली है कि इसका एक पौधा एक बार में 17 पौधों को जन्म देता है। इसके चलते इसने पूरे बांध पर अतिक्रमण कर लिया है। हरी भरी दिखने के चलते आसपास के ग्रामीणों, पशुधन भी बांध में फंस चुका है। जलकुंभी की सघनता के कारण बांध में ना तो नावें चल सकती हैं और ना ही मोटर। सरकारी विभागों की लापरवाही का आलम ये है कि सरकार ने राजस्व कमाने के लिए तो मछुआरों को 1 करोड़ 10 लाख के लगभग राशि में ठेका तो दे दिया है, लेकिन अब बांध में खरपतवार के बाद मछुआरे सरकार को कोस रहे हैं। देव उठनी एकादशी पर करौली शहर की स्थापना दिवस के साथ ही अंजनी माता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने धूप लगाई और खुशहाली की मनौती मांगी। हजारों श्रद्धालु अंजनी माता के जयकारे लगाते हुए ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां अंजनी माता के दर्शन और पूजन कर खुशहाली की कामना की।
देव उठनी एकादशी पर 1348 ईस्वी करौली शहर की स्थापना की गई। करौली शहर अपना 674वां स्थापना दिवस मना रहा है। मंदिर में बाल हनुमान को गोद में लेकर बैठी अंजनी माता के दर्शन होते हैं। मंदिर में विशेष तौर पर कान की बीमारियों से पीड़ित लोग सरकंडे का तीर चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। अंजनी माता मंदिर के पहाड़ के नीचे पाताली हनुमान का मंदिर है। मान्यता है कि ये जमीन से निकले हैं और इसी कारण इनका नाम पाताली हनुमान मंदिर पड़ा है। राजस्थान के दक्षिण में बसा आदिवासी बाहुल डूंगरपुर जिला आज अपना 741वां स्थापना दिवस मना रहा है। सिटी ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर डूंगरपुर राजस्थान का एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है जो 13वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आया। डूंगरपुर की स्थापना 1282 ईस्वी में रावलवीर सिंह ने की थी। उन्होंने ये क्षेत्र भील प्रमुख डुंगरिया को हराकर अपना शासन स्थापित किया था, इसलिए इस जगह का नाम डूंगरपुर पड़ा। वर्ष 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। पहले ये स्थान डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानी हुआ करती थी। डूंगरपुर वास्तुकला की विशेष शैली के लिए जाना जाता है, जो यहाँ के महलों और अन्य ऐतिहासिक इमारतों में देखी जा सकती है। विजयगढ़ दुर्ग, जूना महल, बादल महल, राजराजेश्वर मंदिर और उदय विलास पैलेस सहित अनेक मंदिर इसके जीते जागते उदाहरण हैं। डूंगरपुर से होकर बहने वाली सोम और माही नदियां इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती हैं। पहाड़ों का नगर कहलाने वाले डूंगरपुर में जीव जंतुओं और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। डूंगरपुर में पर्यटकों के लिए आकर्षण की विस्तृत विविधता मौजूद है। स्थापना दिवस के इस खास मौके पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। विंटेज कार रैली के लिए 18 पुरानी विंटेज गाड़ियां और 2 मोटर बाइक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहुंची। इस रैली का आयोजन यूरोप और अफ्रीकी नागरिकों ने किया। ये लोग यहाँ 2 दिन रुकेंगे। भारत में असली विंटेज कारें मुख्य रूप से आजादी से पहले के शाही परिवारों के लिए आती थी। उन महंगी कारों को यूरोप और अमेरिका से आयात किया गया था। असम की सड़कों पर जब ये कारें दौड़ी तो लोगों की नजरें इनसे हटी नहीं। लोग इनकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। भले ही आज एक से बढ़कर एक गाड़ियां बाजार में आ गई हों, लेकिन इन कारों का जलवा आज भी बरकरार है। लोग इनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। भारत पहुंचे ये लोग काफी उत्साहित नजर आए। इसके बाद यह ईस्ट हिमालय नाम की रैली बांग्लादेश जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक किसान ने अपने देसी दिमाग से एक नॉर्मल ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर लगभग 10 फीट ऊंचा विशालकाय ट्रैक्टर बना डाला। वैसे तो अधिकतर इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेत में खेती के लिए ही किया जाता है, लेकिन जब कभी ये सड़कों पर दिखाई पड़ता है तो हर किसी को इसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची उठानी पड़ती है। भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल गांव के रहने वाले एक किसान जसवंत सिंह ने अपनी जॉन डियर 2002 मॉडल ट्रैक्टर को मॉडिफाई करते हुए 10 फीट ऊंचा विशालकाय ट्रैक्टर बना डाला। वैसे तो सभी ट्रैक्टर अधिकतर खेती के काम में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड 10 फीट ऊंचा ट्रैक्टर खेती में उन जगह काम में लिया जाता है जहां आम ट्रैक्टर फेल हो जाता है। शुक्रताल खादर क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान अधिकतर बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। बाढ़ आने के दौरान इस ट्रैक्टर को हाइट से अधिक पानी या फिर दलदल जैसी जगहों पर काम में लाया जाता है। साथ ही खेती में गन्ने की फसल जब हाइट पर आ जाती है तो इस ट्रैक्टर से गन्ने की फसल में दवाई का छिड़काव करना और मिट्टी चढ़ाने जैसे कार्य आसानी पूर्वक किए जाते हैं। ये ट्रैक्टर 53 हॉर्स पावर का है और तकरीबन 6.5 लीटर में ये 1 घंटे का एवरेज देता है। मॉडिफाई करने के कारण इस ट्रैक्टर को सिर्फ खेती में ही प्रयोग में लाया जाता है। गांव से बाहर सड़कों पर इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को पा सकता है। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे बच्चे से जो कक्षा 6 का छात्र है, जो अपनी किस्मत अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने पैरों से लिख रहा है। हम बात कर रहे हैं यूपी के बस्ते स्थित रामनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 6 के छात्र आलोक कुमार की, जो पैदाइशी ही दोनों हाथों से दिव्यांग है। लेकिन उस बच्चे के जज्बे को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाता है। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद आलोक अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने देते। अपने हौसले की बदौलत
सामान्य बच्चों की तरह बिना हाथ के अपना काम पूरा करता है, खुद से साइकिल चलाकर स्कूल जाता है, पैर से फराटेदार कॉपी लिखता है, बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह पैर से अच्छी राइटिंग में लिखता है। बच्चे की ख्वाहिश है कि एक दिन पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बने, लेकिन उसके इस सपने को साकार होने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिता की दोनों किडनी खराब है, खेत बेचकर पिता का इलाज चल रहा है। बच्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी पढ़ाई में मदद की गुहार लगाई है, जिससे वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके और अपने सपने को साकार कर सके। कहते हैं दुनिया में गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर होता है। इस वाक्य को साकार करके दिखाया है बालोद जिले के देव पांडुम गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक बाल मुकुंद ने, जिसने बचपन में एक बीमारी के चलते अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा दी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और कुछ करने की चाह रखी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दृष्टि बाधित स्कूल में पढ़ाई की और शिक्षक बने। साल 2008 में उन्होंने देव पांडुम गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। आंख से नहीं दिखता, इसीलिए ब्रेल लिपि वाली पुस्तक मंगवाई और अब तक लगातार 14 सालों से बच्चों के भविष्य गढ़ने में अपनी अहम हिस्सेदारी निभा रहे हैं। इसमें प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें एक विशेष तरह की पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्रशासन उपलब्ध करवाता है। बाल मुकुंद की आंख में भले ही रोशनी नहीं है, बावजूद इसके वो अपना सारा काम बखूबी कर लेते हैं। जंगलों से घिरे देव पांडुम के बच्चों को बाल मुकुंद केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उसके अलावा जनरल नॉलेज, कविता, चुटकुले सुनाकर उनका मनोरंजन भी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद रांची का एक और क्रिकेटर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, लेकिन ये क्रिकेटर थोड़ा खास है क्योंकि इनका संघर्ष इनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। बात हो रही है दिव्यांग क्रिकेटर सुजीत मुंडा की, जिनका चयन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। रांची के धुरवा की इन तंग गलियों का पता आज हर कोई ढूंढ रहा है। जी हां, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल रांची के सुजीत मुंडा का नाता इन्हीं गलियों और मिट्टी के घरों से है। कबाड़ का काम करने वाले पिता और 3 मजदूर भाइयों का छोटा भाई सुजीत आज अपने मोहल्ले का लाडला बन चुका है। सुजीत 2014 से ही क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम में उनका चयन 2018 में हुआ। इस दौरान उन्होंने 3 वनडे और 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। सुजीत बचपन से ही देखने में असमर्थ हैं, बावजूद इसके उन्होंने अपने सपने के आकाश को देखा भी और छुआ भी। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले अमरीश कुमार तिवारी ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाकर जिले के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस पर बनाई गई गोलाकार धान के भूसी से रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अमरीश का नाम दर्ज हुआ। इस रंगोली को बनाने में अबीर गुलाल के इस्तेमाल की बजाय धान की भूसी से बनाया गया है। रंगोली का आकार 900 वर्ग फीट था। 900 वर्ग फीट की रंगोली काफी लोगों के मन को भाई है। सेल्फी पॉइंट बनने के साथ ही इसने लोगों के मन में देशभक्ति के जज्बे को भी भरा। अमरीश ने बताया कि इस रंगोली को बनाने में काफी दिक्कतें भी आईं। धान की भूसी एक राइस मिल वाले से मांगी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दिनांक 28 जनवरी 2022 को अप्लाई किया। पूरे 9 महीने बाद ईमेल और कॉल के माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम से मैसेज प्राप्त होता है कि बधाई हो अमरीश कुमार तिवारी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपके नाम दर्ज कर लिया गया है। पूरी खुशी का माहौल बन गया है और इससे प्रेरित होकर अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अमरीश काम कर रहे हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया, आज उस अस्पताल की हालत बद से बदतर हो रही है। पूरा मामला बहरोड के बरडोज अस्पताल का है। इस अस्पताल में 12 डॉक्टरों के होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ही अस्पताल को चला रहे हैं। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में 12 डॉक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन 3 डॉक्टर ही अस्पताल में काम करते हैं। बाकी सब अपना तबादला करवा कर जा चुके हैं। अस्पताल में ना तो एक्सरे मशीन है और ना ही दवाइयां मिल पा रही हैं, जिसके चलते उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पुराना हॉस्पिटल होने के कारण पानी की सुविधा भी यहाँ नहीं है, जिसके चलते आम आदमी अब परेशान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सभी अस्पतालों में डॉक्टरों को लगाए जाने के साथ साथ मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके निर्देश दिए गए, लेकिन उन निर्देशों का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। बड़ौद अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि वहाँ मरीजों के परिजन रुकने को राजी भी नहीं है।
आसपास के गांव से आए लोगों ने बताया कि हम अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में आए, लेकिन यहां पर डॉक्टर नहीं होने के कारण उनको बहरोड के जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी राफ्टिंग के लिए सबसे बेहतर मानी गई है। हालांकि यहाँ राफ्टिंग के केवल 1-2 कोर्स संचालित किए जाते थे। जनपद के युवा जो राफ्टिंग में शौक रखते थे उन्हें ऋषिकेश जाना पड़ता था, लेकिन अब पर्यटन विभाग के द्वारा जनपद में ही राफ्टिंग शुरू करने की योजना तैयार की गई है। पर्यटन व्यवसाय के लिहाज से राफ्टिंग सबसे कारगर रोजगार भी हो सकता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही और क्षेत्र में निरंतर सैलानियों की तादाद भी बढ़ती रहेगी। सरकार की इस योजना से पहाड़ों में स्थानीय लोग भी काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से कैंप का संचालन पीपीपी मोड में करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब यहाँ दून एके टूर एंड ट्रेवल की ओर से 15 नवंबर तक यहाँ संचालन शुरू करने की बात कही जा रही है। झुरमुटों के बीच जम्हाइया लेते तो दहाड़ते, कभी दौड़ लगाते बाघ के शावक का ये वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है। तस्वीरें काफी रोमांचित करने वाली हैं। मस्ती करते इस शावक को देखकर कौन नहीं मचल उठेगा। दरअसल ये वो मादा शावक है जो करीब 2 महीने पहले एक जंगली सुअर के शिकार के लिए भागते हुए कुएं में गिर गई थी। फिर वन विभाग की टीम ने शावक का रेस्क्यू किया। हादसे में शावक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद 2 महीने तक इलाज चला। अब जब शावक ठीक हो गई है तो उसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक बाड़े में छोड़ा गया, इस प्रयास में कि शावक पूरी तरह से अपनी बेखौफ जिंदगी में लौट सके। वन विभाग ने उम्मीद जताई कि नई जिंदगी मिलने के बाद शावक जल्द ही बेखौफ होकर जंगल में शिकार कर सकेगी। जिस प्रकार हिंदू धर्म में चारों धामों को पवित्र माना गया है, इस्लाम में काबा को पवित्र माना गया है, ठीक उसी प्रकार संथालियों के लिए भी एक तीर्थ स्थल हमारे झारखंड में स्थित है। लुगु बुरु घंटा बड़ी के नाम से प्रचलित ये स्थान संथालियों का विश्व का सबसे बड़ा और पवित्र धाम माना जाता है। इसे लुगु बुरु घंटा बड़ी धोरोमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। हर संथालियों के जीवन में एक बार इसकी यात्रा करना और दर्शन करना पुण्य माना गया है। यहाँ पर लुगु बाबा की पूजा की जाती है। लुगु बाबा की पूजा अर्चना सभी वहाँ के पहान के द्वारा की जाती है। लुगु बुरु घंटा बड़ी संथाल समुदाय की काफी पुराने समय से एक धरोहर है। इस धरोहर की सभ्यता को होड़ दिशोम के सोसनोक युग के नाम से जाना जाता है। आदिकाल से गुफा अवस्थित है जहां लुगु बाबा ने तपस्या कर आदिवासियों के लिए धर्म सहित अन्य नियम कानून को बनाने का काम किया, जो आज भी आदिवासी समाज उसको मानते आ रहे हैं। लुगुबुरु घंटाबड़ी झारखंड राज्य के बोकारो जिला में गोमिया प्रखंड से 16 किलोमीटर के अंतर्गत ललपनिया नामक स्थान पर स्थित है। काशी विश्वनाथ जिन्हें ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग माना गया है, वैसे तो हर साल वहां लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद मानो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सामान्य दर्शन के साथ ही आरती दर्शन में ऐसा इजाफा हुआ कि जिसकी चर्चा जोरों पर है। बाबा के धाम में प्रत्येक दिन 4 आरती होती है। विश्वनाथ धाम में सबसे पहली आरती मंगला आरती, उसके बाद भोग आरती, सप्तऋषि आरती और श्रृंगार आरती होती है। इन सभी आरतियों के लिए ऑनलाइन और डेस्क से टिकट लेकर दर्शन करने वालों की संख्या 1,25,000 है। मंगला आरती में 74,302, भोग आरती में 12,475, सप्तऋषि आरती में 26,794 और श्रृंगार आरती में 12,939 लोगों ने टिकट सिस्टम से आरती में सम्मिलित हुए, जो कि पिछले सारे आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे ये माँ बाप टोंक जिले के बम्बोरी के रहने वाले हैं। राम बाबू योगी ने अपनी बेटी मनीषा की शादी 22 अप्रैल 2022 को सवाई माधोपुर के कुस्तला निवासी जितेश योगी पुत्र कैलाश योगी के साथ की थी। शादी के दौरान बेटी को विदा कर पिता बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही। शादी के 1-1.5 महीने बाद से ही दहेज के लोभी बेटी के ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और दहेज की मांग करने लगे। इतना ही नहीं,
पीड़ित पिता के मुताबिक बेटी के ससुराल वाले इतने नीचे गिर गए कि वे उसकी नवविवाहित बेटी मनीषा से मारपीट करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। समाज के लोक लाज के चलते पीड़ित पिता ने बेटी को तसल्ली देते हुए अपनी बेटी के ससुर को भी समझाया, लेकिन उसे क्या पता था कि दहेज के लोभी बेटी के ससुराल वाले एक दिन उसकी ही जान ले लेंगे। पीड़ित पिता ने बेटी की मौत को लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ रवाजना डूंगर थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में मृत बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता आए दिन पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहा है, पर उस पिता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने बुधवार को कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। वोट डालने के बाद श्याम शरण ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है, हम सभी को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पीएम मोदी ने भी देश के सबसे उम्रदराज मतदाता नेगी की प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे नई पीढ़ी के लोग मतदान के लिए प्रेरित होंगे। गौरतलब है कि पहले नेगी ने कहा था कि वह मतदान केंद्र में जाकर मतदान करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते घर से ही वोट डालना पड़ा। 34वीं बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। श्याम शरण नेगी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से प्रशासन की एक टीम उनके घर पहुंची और फॉर्म 12D के जरिए उनका मतदान करवाया। इस दौरान देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी का प्रशासन की तरफ से सम्मान किया गया। जुलाई 1917 में जन्मे नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। देवउठनी एकादशी के साथ ही पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले में धार्मिक मेले की भी शुरुआत हो गई है। शुक्रवार से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई और पुष्कर में कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले 5 दिवसीय पंचतीर्थ स्नान की शुरुआत हुई। तड़के से ही श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने लगे। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह समारोह भी कई जगहों पर आयोजित हो रहा है, जिसमें तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाएगा। पुष्कर में आज से अगले 5 दिन तक धर्म की बयार बहेगी और पूर्णिमा पर होने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और शाम को सूतक खत्म होने के बाद 8 बजे से ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। पुष्कर के साथ ही देश भर में लोग पवित्र सरोवरों और नदियों में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य भी कर रहे हैं।